दोस्तों, एक दौर हुआ करता था कि जब हमारी दुनिया के अलग अलग इलाकों पर अलग अलग बादशाहों, सुल्तानों, राजाओं का राज हुआ करता था। लोगों के ऊपर डायरेक्ट हुकूमत किया करते थे, यानी कि लोगों की जबान से निकले हुए शब्द ही कानून कहलाते थे, जबकि इनकी जबान से दी गई सजा ही इंसाफ कहलाती थी। मगर फिर धीरे धीरे वक्त बदला। दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू हुई, वैसे वैसे ये ताकत का मामला भी बदलता चला गया। और वो ताकत जो डायरेक्ट बादशाह यानी कि हुक्मरान के पास हुआ करती थी, अब धीरे धीरे ट्रांसफर होकर ये ताकत पर्दे के पीछे बैठे हुए उन लोगों तक चली गई जो दरअसल हुक्मरानों यानी कि बादशाहों को बनाया करते थे। आज के दौर में भी अगर आप लोग नजर घुमाएंगे तो आपको हमारी दुनिया में ऐसे बेशुमार देश मिल जाएंगे कि जिनके बारे में ये दावा किया जाता है इन देशों के गद्दी पर तो जाहिरी तौर पर कोई और बैठा हुआ है, इन देशों का नेता, इन देशों का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर बादशाह तो कोई और है, मगर इन देशों को अंदरूनी तौर पर कोई और चला रहा है। फिर पर्दे के पीछे बैठी हुई वो ताकत कि जो अंदरूनी तौर पर इस देश के लीडर को कंट्रोल करती है। मजे की बात तो ये है कि पर्दे के पीछे बैठकर सब कुछ कंट्रोल करने वाली ये खुफिया ताकतें कभी कभी तो उसी देश की ही होती है और कभी कभी तो दूसरे देश की भी होती है, यानी कि वो बहुत दूर बैठकर दुनिया के किसी और इलाके पर राज कर रही होती है। और आज की इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को हमारी दुनिया की 5 ऐसी सीक्रेट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से रूबरू कराने वाला हूँ, यानी कि 5 ऐसी खुफिया तंजीम के बारे में बताने वाला हूँ कि जो जाहिरी तौर पर कहीं नजर तो नहीं आती है, मगर दुनिया में जब भी कोई बड़ा मामला होता है, कोई बड़ा हादसा हो या फिर किसी हुकूमत का तख्ता पलट हो या फिर कोई बड़ा डेवलपमेंट हो, हर मामले में इनमें से किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जरूर जोड़ा जाता है। इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि किसी भी खुफिया तंजीम की चर्चाएं शुरू हो जाती है। लोगों की तरफ से इन खुफिया तंजीम के ऊपर अलग अलग तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। फिलहाल दुनिया की 5 सीक्रेट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन की इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है बिल्डरबर्ग का। बिल्डरबर्ग के बारे में यह दावा किया जाता है कि ये 120 लोगों का एक बड़ा ग्रुप है जो हर साल हमारी दुनिया में किसी न किसी जगह पर एक मीटिंग करता है। इस मीटिंग में हमारी दुनिया के न सिर्फ मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर के बारे में चर्चाएं की जाती है, बल्कि साथ ही साथ बदले हुए हालात के बारे में और हमारी दुनिया को जो चैलेंज फेस करना पड़ सकते हैं उनके बारे में भी चर्चाएं की जाती है। मगर बिल्डरबर्ग की मुखालिफत करने वाले बेशुमार लोग एक लंबे वक्त से बिल्डरबर्ग के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाते आ रहे हैं और ये दावा करते हैं कि जो सालाना मीटिंग होती है उसमें कुछ और नहीं किया जाता है, बल्कि इस चीज पर चर्चा की जाती है कि जो दुनिया भर की दौलत है वो 2% लोगों के पास कैसे महफूज रखी जाए, यानी कि सिर्फ 2% लोग ही हमारी दुनिया की ज्यादातर दौलत के मालिक बने रहें। साथ ही साथ इस बारे में भी चर्चाएं होती हैं कि जो हमारी दुनिया के अलग अलग देशों में पुरानी हुकूमत है उनका कैसे तख्ता पलट किया जाए और वहां पर कैसे और कौन सी नई हुकूमत को कायम किया जाए। इतिहास में पहली बार ये खुफिया मीटिंग सन 1954 में नीदरलैंड के शहर बिल्डरबर्ग में हुई थी। यही वजह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बिल्डरबर्ग ही रखा गया था और तब से लेकर आज तक लगातार दुनिया के अलग अलग शहरों में हर साल ये खुफिया मीटिंग होती आ रही है, जिसमें न सिर्फ अलग अलग देशों के ताकतवर लीडर बल्कि दुनिया के अलग अलग इलाकों के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल होते हैं। इस लिस्ट में अगली सीक्रेट सोसाइटी का नाम है स्कल एंड बोन्स। ये दरअसल स्टूडेंट की एक ऐसी खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसको 1832 में बनाया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर 322 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह यह है क्योंकि इस सोसाइटी के लोगों का ये मानना है इनकी ये जो तंजीम है, ये जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई नई नहीं है, बल्कि ये तो हजारों साल पहले से यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के दौर से काम करती आ रही है। और ये जो 322 नंबर है ये भी अलेक्जेंडर द ग्रेट के मौत से ही जोड़कर देखा जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि जॉर्ज बुश समेत हमारी दुनिया के कई ऐसे मशहूर लोग हैं कि जो वक्त वक्त पर इस खुफिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना रिश्ता होने को कबूल कर चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो दुनिया की ज्यादातर टॉप और मशहूर यूनिवर्सिटी में ये ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी तरीके से एक्टिव ही रहती है, मगर इसका जो हेड क्वार्टर है वो दरअसल अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में है। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट में इस सीक्रेट सोसाइटी का न सिर्फ हेड क्वार्टर मौजूद है, बल्कि वहां पर वक्त वक्त पर नए मेंबर के तौर पर जोड़ा भी जाता है।
स्टूडेंट की इस खुफिया ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्रोग्राम या इस तरह के और भी फंक्शन होते हैं वो भी ज्यादातर इसी यूनिवर्सिटी में होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट की ये खुफिया ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ जुड़ने वाले लोगों का खास ख्याल रखती है और उनको ताकतवर और बड़े ओहदों पर पहुंचने में मदद करती है। इसके बदले में वो जो लोग होते हैं वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के फायदों का खास ख्याल रखते हैं। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की इस लिस्ट में अगला नाम है रोजीक्रूज़निज्म का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, साथ ही साथ इसका एक अकीदा ये भी है। ये ऑर्गेनाइजेशन किस साल में बनाई गई थी इसका सबूत ऐतिहासिक किताबों में नहीं मिलता है, मगर हाँ ये बात तो साफ है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए सैकड़ों साल गुजर चुके हैं। इसके बारे में ये मशहूर है कि इसको एक जर्मन डॉक्टर ने बनाया था जिसका जन्म सन 1373 ईस्वी में हुआ था। ये डॉक्टर फलसफा यानी कि फिलॉसफी में तो काफी माहिर हुआ ही करता था। इसके अलावा भी इसने नॉलेज हासिल करने के लिए यानी कि अपनी आगे की एजुकेशन के लिए यूरोप से आज के दौर के मिडिल ईस्ट का एक लंबा सफर तय किया था। याद रहे कि उस दौर में मिडिल ईस्ट दुनिया के बाकी इलाकों से लगभग हर चीज में काफी आगे हुआ करता था। मिडिल ईस्ट में जाकर इस जर्मन डॉक्टर ने बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट पर महारत हासिल की और उसके बाद ये वापस अपने इलाके यानी कि जर्मनी आया। यूरोप वापस आकर इस डॉक्टर ने 8 लोगों की एक खुफिया तंजीम बनाई, मतलब 8 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। इन 8 लोगों का काम न सिर्फ लोगों का इलाज वगैरह करना था बल्कि साथ ही साथ अपने जो अकायद थे यानी कि जो अपना अकीदा था उनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार भी करना था। इस जर्मन डॉक्टर की तरफ से बनाए गए कानून के मुताबिक ये 8 लोग न तो शादी कर सकते थे और न ही इनके पास जो नॉलेज थी उसके बदले में पैसा कमा सकते थे। फिलहाल इस डॉक्टर ने लगभग 108 साल की एक लंबी उम्र पाई थी और फिर उसको उसी खुफिया जगह पर ही दफन कर दिया गया था कि जहां पर रहा करता था। इस डॉक्टर के मरने के बाद इसके जो फॉलोवर थे उन्होंने इस डॉक्टर की सोच यानी कि जो उसका अकीदा था उनको न सिर्फ बाकी रखा बल्कि पूरी दुनिया में खूब फैलाया। यही वजह थी कि इस डॉक्टर की इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने और इसकी सोच ने दुनिया में बहुत ज्यादा तरक्की हासिल की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को इल्यूमिनाटी का अपोजिट भी मानते हैं। उसकी वजह यह है जहां एक तरफ डॉक्टर की बनाई हुई ये ऑर्गेनाइजेशन जादू टोना या फिर शैतानी कामों के जरिए से या फिर इस तरह की दूसरी चीजों की मदद से तरक्की हासिल करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ इल्यूमिनाटी की तरफ से साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया को कंट्रोल करने का दावा भी किया जाता है। इस लिस्ट में अगला नाम है फ्री मैसन्स का। मुझे उम्मीद है कि इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम तो आप में से ज्यादातर लोगों ने पहले ही सुना होगा। इस खुफिया और पुरानी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कहाँ हुई थी, कहाँ से हुई थी और इसको किसने बनाया था, इसके बारे में ऐतिहासिक किताबों में अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। कोई दावा करता है कि इसको तो पुराने मिस्र में हजारों साल पहले बनाया गया था, तो कोई कहता है कि इसको तो यूरोप में रहने वाले उन लोगों ने कायम किया था कि जो चर्च के लिए ईंट बनाया करते थे। फिलहाल मामला जो भी रहा हो, मगर इस बात में तो कोई शक नहीं है कि फ्रीमेसन दुनिया का एक बेइंतहा ताकतवर, खुफिया और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। आज के दौर में इस सीक्रेट सोसाइटी के बेशुमार मेंबर हैं जो दुनिया के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। इस सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं उनको 33 स्टेज में बांटा गया है और हर स्टेज में जो मेंबर होते हैं वो अपने से ऊपर वाले स्टेज के जो मेंबर होते हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मतलब इससे आप लोग इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सोसाइटी है कितनी ज्यादा सीक्रेट है और कितनी ज्यादा ऑर्गेनाइज है। आज के दौर में दुनिया के कई ताकतवर और मशहूर लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है उनके ताल्लुक फ्री मैसन्स के साथ हैं। हालांकि दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे दुनिया के इतिहास के 2 मशहूर लीडर्स यानी कि हुक्मरानों ने फ्री मैसन्स को न सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश की थी बल्कि इसकी जो ताकतें थी और इसकी जो एक्टिविटी थी उनको भी लिमिटेड करने की कोशिश की थी। जिनमें से एक तो अमेरिका के सदर अब्राहम लिंकन थे, जबकि सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सरदार यानी कि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी थे। मगर अफसोस, इत्तेफाक देखिए, इन दोनों ही हुक्मरानों का अंजाम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। फिलहाल आज के दौर में फ्री मैसन्स की पहचान एक चैरिटी ग्रुप के तौर पर होती है जिसके न सिर्फ लाखों मेंबर्स हैं बल्कि इसके पास अरबों डॉलर्स में फंड भी मौजूद हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला और आखिरी नाम है इल्यूमिनाटी का। इल्यूमिनाटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसको आज से लगभग 250 साल पहले आज के दौर के जर्मनी इलाके में
कायम किया गया था। ये एक ऐसी खुफिया ऑर्गेनाइजेशन थी कि जिसको एडम के एक इंसान ने कायम किया था और शुरुआती दौर में इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद दरअसल लोगों में रोशन ख्याली पैदा करना था। उस दौर में इल्यूमिनाटी नाम की इस सोसाइटी में शामिल होने के लिए ये शर्त थी, जो भी इंसान इसमें शामिल होना चाहता था वो न सिर्फ अमीर हो बल्कि साथ ही साथ पूरे सोसाइटी में यानी कि अपने इलाके में एक अच्छी साख रखता हो। मगर दोस्तों कुछ वक्त बीत जाने के बाद यानी कि 1784 में जब उस इलाके के हुक्मरान यानी कि थियोडोर ने इल्यूमिनाटी की कुछ खुफिया एक्टिविटी को देखा और उनको इस ऑर्गेनाइजेशन पर कुछ अलग तरह से शक हुआ, तो उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। इस एक्शन में न सिर्फ कुछ लोगों की मौत हुई बल्कि बेशुमार लोग अरेस्ट भी हुए। उसी वक्त इल्यूमिनाटी के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया और तब से लेकर आज तक लगातार पूरे यूरोप में इस सीक्रेट सोसाइटी के ऊपर पाबंदी लगी हुई है। बल्कि ऑफिशियल सरकारी दस्तावेज तो इस तरह का दावा करते हैं कि इस नाम की कोई भी सीक्रेट सोसाइटी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अब हमारी दुनिया में मौजूद ही नहीं है। ये उस दौर में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। मगर दूसरी तरफ उसके उलट बहुत सारे लोग ये दावा भी करते हैं कि गुमनामी में चले जाने के बाद इल्यूमिनाटी नाम की ये सीक्रेट सोसाइटी और भी ज्यादा ताकतवर होकर सामने आई थी और इसने वक्त के साथ यूरोप के इलाके में बड़ी से बड़ी ताकतवर हुकूमतों के तख्ते पलट दिए थे। न सिर्फ तख्ते पलटे, अपने हिसाब से हुकूमत भी कायम करवाई और अपना सिस्टम पूरी दुनिया में कायम किया। वैसे तो दोस्तों आज के दौर में भी ज्यादातर लोग इल्यूमिनाटी को सिर्फ वहम ही समझते हैं और ये भी मानते हैं कि इस तरह की सोसाइटी हमारी दुनिया में मौजूद ही नहीं है। मगर दूसरी तरफ इसके उलट कभी कभी ये देखा जाता है कि दुनिया के कुछ मशहूर लोग दूसरे मशहूर लोगों पर इल्यूमिनाटी का ग्रुप मेंबर होने का इल्जाम लगाते हैं। फिलहाल सच्चाई क्या है ये हम में से कोई भी ठीक से नहीं जानता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। आप इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।